अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की तेल फरोख्त करने की इजाज़त वापस ले ली है। चंद हफ्ते पहले वाशिंगटन ने ईरान को अगस्त के लिए खाम तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की फरोख्त करने की रियायत दी थी। 21 अगस्त तक यानी 60 दिन के लिए ये इजाज़त मौजूद थी, लेकिन अब ये इजाज़त क़ब्ल अज़ वक्त ही ख़त्म कर दी गई है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद ईरान पर दबाव बढ़ाना ज़रूरी है, जबकि ईरान ने इस इक़दाम को MOUs की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरानी तेल की फ़रोख्त पर अमरीकी पाबंदी के बावजूद चाइना ईरान से मुस्तकिल तेल का खरीदार रहा है। ईरान की आमदनी का ज्यादातर हिस्सा तेल की फरोख्त से पूरा होता है। अमरीकी इजाजत के साथ इस बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि इस 60 दिन की इजाजत के दौरान ईरान तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर की आमदन सिर्फ तेल से हासिल कर सकता है। अमरीका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद ईरानी शैडो फ्लीट, जो ईरानी तेल की सप्लाई का काम पाबंदियों के बावजूद किया करते थे, अब हम खित्ते में दोबारा कशीदगी के बढ़ने से इन शैडो फ्लीट की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर होने के इम्कान मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान तेल की फरोख्त पर आर्जी इजाज़त के साथ अमरीका ईरान सिफारती महाज पर होने वाले MOUs की हैसियत भी ख़त्म हो चुकी है और साथ ही जंगबंदी का ऐलान भी वापस ले लिया गया है। अब उनके मुताबिक अमरीका ईरान को जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करने देगा। अमरीकी सदर के बयान के बाद खित्ते में अमरीकी फ़ौज ने एक बार फिर ईरान पर शदीद हमले भी शुरू कर दिए हैं और इसके साथ ही अमरीकी सदर के बयान के फ़ौरन बाद आलमी मंडी में हमने खाम तेल की कीमत भी इजाफा होते देखा है। ब्रेंट क्रूड, जो अमरीकी सदर के ऐलान से पहले $72 फी बैरल पर था, अब वो तकरीबन $78 के आसपास आ गया है और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो $68 की सतह पर पहुंच चुका था, वो भी इस वक्त $73 से $74 के आसपास फरोख्त हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अमरीका के इस इक़दाम से तेल सप्लाई में मुमकिन रुकावट का खदशा जाहिर कर रहे हैं। इसलिए कीमतों में फौरी तौर पर तेज़ी देखने में आई है। अब पाकिस्तान के लिए भी ये ज़ाहिर खबर बहुत अहम है, क्योंकि मुल्क अपनी एनर्जी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर आलमी तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल दोबारा से बढ़ सकता है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ फिर रुपए की कदर और करंट अकाउंट पर भी दबाव बढ़ेगा। तेल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट, बिजली, सनत, खुराक और दीगर चीज़ें भी फौरी तौर पर महंगी होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि आलमी तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान में महंगाई की एक नई लहर पैदा कर सकता है। IMF प्रोग्राम पर भी बिलवास्ता दबाव बढ़ सकता है। अगर इंपोर्ट बिल और फिस्कल डेफिसिट बढ़े तो हुकूमत को मजीद टैक्सेस, इक़दामात या फिर एनर्जी कीमतों में एडजस्टमेंट करना पड़ सकती है। पाकिस्तान इस वक्त मुतबादिल ज़राए जैसे रशिया या दीगर सप्लायर से तेल खरीदने की कोशिश कर सकता है ताकि सप्लाई बरकरार रहे, लेकिन इसके बावजूद आलमी कीमतों में इजाफा मुकम्मल तौर पर बचाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि शिपिंग के साथ इंश्योरेंस और फिर आर्मी मार्केट की कीमतें सबको मुतासर करती हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये कशीदगी अगर कुछ दिन मजीद जारी रहती है तो फिर इस सूरत हाल जो कि जल्द मामूल पर अगर नहीं आती तो फिर इसका असर कितना ज़्यादा होगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव बरकरार रहा तो पाकिस्तान समेत कई इंपोर्ट ओरिएंटेड ममालिक को महंगे तेल के साथ बढ़ती महंगाई और माशी दबाव का भी सामना सकता है। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। आबिद सुलैरी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी 4 महीने के अभी असरात ख़त्म नहीं हुए थे, वो इम्पैक्ट्स अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सके थे कि ये जंगबंदी ख़त्म हुई, फिर जंग शुरू हुई और ये तेल अब बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसका असर अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान पर भी पड़ने जा रहा है। जी शुक्रिया अरबाब। आप ही के प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने ये बात की थी कि तेल की कीमतें जो हैं 2026 में वो हायर साइड पे रहेंगी। उनमें फौरी तौर पे हमें किसी का कमी जो है उसको अज्यूम नहीं करना चाहिए। अभी जो कशीदगी है उसमें यह होगा कि कुछ जहाज़ जो है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑलरेडी निकल चुके हैं। उनकी जो इन्वेंट्री है वो तेल की कीमतों को अगला हफ्ता 1.5 हफ्ता मामूल पर रखेगी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो G7 नेटो मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कही थी, जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं उन पे है कि ईरान कैसा बिहेव करता है, तो अगर ईरान बिहेव करे तो वो कुछ फ़ैसला ले पाएंगे। विच मीन्स कि उन्होंने कैटेगोरिकली इस इम्कान को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया कि ईरान और US जो है उनकी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी या एक मुकम्मल जंग जो है उनकी शुरू हो जाएगी। हैविंग सेड इट, ये फ्रेजिलिटी जो है ये तो अभी चलेगी। हमने पिछले 4 माह में देखा कि कई ऐसे मौके हैं जिसमें लग ये रहा था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ होने जा रहा है, और कई ऐसे मौके हैं जिसमें लग रहा था कि हर चीज़ जो है उसका सलूशन मिल गया है और अब हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव आते रहे।
और अब भी इन्हीं तार चढ़ाव को देखना है। पाकिस्तान यकीनी तौर पे अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है मीडिएशन के लिए। कतर जिस पे उसके जो वेसल है उस पे हमला भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद कतर और ईरान का जो डायलॉग है वो भी चल रहा है। तो हमें देखना होगा कि अगले हफ्ते में ऊँट किस करवट बैठता है और ये मामला जो हैं वो क्या बेहतरी की तरफ जाते हैं या वो दोबारा से 28 फरवरी वाली जानब सफ़र करना शुरू करते हैं। और अभी साहब ने देखा 28 फरवरी के बाद जब ये वॉर चार्जेस शिपिंग चार्जेस के साथ ऐड ऑन हुए तो ये 3-4 गुना ज़्यादा शिपिंग चार्जेस हो गए। अब जो जहाज़ इस वक्त निकल चुके हैं, जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, जो रास्ते में कुछ फंसे हुए भी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास, तो उन पर तो ये वॉर चार्जेस लगकर शिपिंग चार्जेस बढ़कर फिर उनकी कॉस्ट तो नहीं फौरी तौर पर बढ़ जाएगी? देखिए ये तो है कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं अब उन्होंने डील की है। पाकिस्तान ने जैसे सौदे किए हैं जुलाई में जो डिलीवरी के, तो वो तो लॉक हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि जो इन्वेंट्री रिलीज़ हुई है वो किस रेट पे आ रही है। हाँ, जो इस वक्त अगर सुलह हो भी जाती है तो जो एक चैलेंज रहेगा कि अब जब तक इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकलता, जहाज़ दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एंटर होने से कतराएंगे। तो फ़िलहाल तो रश है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर आने वाले जहाज़ों का है, लेकिन क्या अगर ये सारा ठीक भी रहता तो तब भी जो वेसल हैं वो 10 दफ़ा सोचेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जाने से पहले, चूँकि इंश्योरेंस कंपनीज ने उनकी इंश्योरेंस अभी भी काफ़ी महंगी कर रखी है और जब तक इंश्योरेंस मामूल पे नहीं आती है तब तक आपके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो मामूल पे नहीं आएंगे। सही। और अभी साहब इसका फिर पाकिस्तान में ज़ाहिर क्या असर पड़ेगा, चूँकि बड़ी मुश्किल से पेट्रोल दोबारा कई महीनों के बाद 300 रुपये पर लीटर से नीचे ये हुकूमत लेकर आई थी। वो कि अभी भी मज़ीद मार्जिन था रिलीफ का, लेकिन वो नहीं ट्रांसफ़र किया गया लोगों को फौरी तौर पर। तो अब ये जो इम्पैक्ट दुनिया की में कीमतें बढ़ने से पड़ेगा वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा या हुकूमत थोड़े अरसे तक उसको एब्जॉर्ब कर सकती है? हुकूमत चूँकि पीरियडिकली ऑयल प्राइसेस रिव्यू करती है और जाहिर है कि जो भी आलमी मंडी में ट्रेंड होगा हुकूमत उसको ट्रांसफ़र कर रही होगी। अब अगर अगले रिव्यू के वक्त चीज़ें जो हैं वो ऑयल जो है वो महंगा होता है तो जाहिर है कि हुकूमत को उसको उसमें कुछ इजाफा करना होगा। अगर वो कीमतें इसी लेवल पे रहती हैं जैसे कि थी तो जो मौजूदा इस वक्त पर लीटर कॉस्ट है पाकिस्तान में पंप्स पे वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ये कहना कि हुकूमत ने शायद अपना कोई एक पॉलिसी मौक़िफ़ बना लिया है कि कीमतें कम नहीं करनी या कीमतें ज़्यादा करनी है, वो नहीं है। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों को देखते हुए अपना डिसीजन जो है वो कर रही होगी। और अभी सब कीमतों को डी रेगुलेट करने की भी एक स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट बना रही है, चूँकि हर हफ्ते या हर 15 दिन में ये कीमत डिसाइड करना, एक पूरा आलमी मंजरनामे को देखना, ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि एक थैंकलेस सी जॉब है कि लोगों की तरफ से किसी अच्छे कदम पर भी कोई तारीफ़ तो नहीं मिलती, इसमें तनकीद ही होती है। तो अब ये डी रेगुलेशन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसमें कितना वक्त लग सकता है? इसमें एक आम सारिफ को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या हुकूमत को अपने एंड पर ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए मैं हमेशा से प्राइवेटाइजेशन या डी रेगुलेशन उसका हामी हूँ कि वो एफिशिएंसी लाता है, वो उससे कॉस्ट कम होती है। लेकिन उसमें जो एक मेजर शर्त होती है वो ये है कि आपके रेगुलेटर जो हैं वो कितने एफिशिएंट हैं। चूँकि अगर आप प्राइवेटाइज करके या डी रेगुलेट करके शुतर बेमहार की तरह छोड़ दें तो फिर कार्टेलाइजेशन का ख़तरा भी है, फिर सर्विसेज की क्वालिटी मुतासर होने का ख़तरा भी है और उसमें मुनाफली भी हो सकती है। लेकिन अगर इस पर जो ओगरा है डी रेगुलेशन के साथ ओगरा को थोड़ा असर्टिव रोल प्ले करने का मौका दिया जाए और ओगरा जो SOPs हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अगर मेंटेन करवाती है तो मेरा ख्याल है कि इससे सार्फिन को फ़ायदा मिल रहा होगा डी रेगुलेशन से। सही। और इससे क्वालिटी और कॉस्ट, ये दो चीज़ें चूँकि लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी। कॉस्ट थोड़ी अंडर कंट्रोल रहेगी, क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी, चूँकि लोगों के पास फिर ऑप्शंस उस वक्त ज़्यादा होंगे, तो ये ओवरऑल सिनेरियो बेहतर कर सकती है। बल्कि अगर आप सार्फिन को देखें तो सार्फिन के लिए तो क्वालिटी अगर बेहतर मिल रही है तो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा को भी वो माइंड नहीं करते हैं। अगर उनको ये यकीन हो कि इसमें मिलावट नहीं है, इसको जो मेजर किया जा रहा है, मेजरमेंट गेजेस जो हैं उनमें कोई रद्दो बदल नहीं किया गया, कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई जो है वो मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं अदरवाइज़
प्राइवेटाइजेशन और रेगुलेशन अगर ओगरा को थोड़ा सा मजबूत कर दिया जाए तो ये सार्फिन के हक में काफ़ी बेहतर फैसला होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब लग यूँ रहा है कि हुकूमत भी आलमी मंडी में इस वक्त जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और इस उतार चढ़ाव से एक मुसलसल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में भी। अब मशरक़ वस्ता की बनती बिगड़ती सूरत हाल में तेल की कीमतों में फ्रीक्वेंट रद्दोबदल मुल्क में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रेगुलेट करने में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। हुकूमत आलमी कीमतों के लिहाज से आवाम को रिलीफ तो ज़ाहिर पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी वो पहुँचता है कभी नहीं पहुँचता तो तनकीद का निशाना ज़ाहिर हुकूमत को बनाया जाता है। और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी हुकूमत की बार बार तब्दील होती हुई पॉलिसीज़ से खुश नज़र नहीं आती हैं। वैसे में हुकूमत ने पेट्रोलियम सेक्टर में एक बड़ी रिफॉर्म्स का इशारा दिया है और मनसूबा यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निज़ाम ख़त्म किया जाए और कीमतों का तयन ज़्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में अब हुकूमत का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो निगरानी के साथ क्वालिटी चेक और सप्लाई को बेहतर बनाने पर तवज्जो देगी। वज़ीर पेट्रोलियम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया है कि हुकूमत पूरे पेट्रोलियम सप्लाई चेन को डिजिटल बनाने जा रही है ताकि इम्पोर्ट से लेकर पंप तक हर मरहले की निगरानी मुमकिन हो सके। और इसके साथ साथ रोज़ाना आलमी बेंचमार्क कीमतें भी आवाम के लिए ज़ाहिर करने पर गौर किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर्स जान सकें कि आलमी मंडी में तेल किस कीमत पर किस वक्त फ़रोख्त हो रहा है और मकामी कीमतें क्यों तब्दील होती हैं। अब ये तब्दीली इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान अपनी तकरीबन 70% पेट्रोल और 33% डीजल की ज़रूरत इंपोर्ट करता है। अब इसी वजह से आलमी खाम तेल के साथ शिपिंग और साथ ही साथ इंश्योरेंस के अलावा डॉलर की कदर में तब्दीली बराह रास्त यहाँ की मकामी कीमतों पर असर डालती है। अगर नया निज़ाम नाफिज हो जाता है तो मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की कीमतें एक जैसी नहीं रहेंगी। जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा वहाँ कीमत निस्बतन कम हो सकती है, जबकि दूर दराज इलाकों में नकलो हमल के अखराजात की वजह से आधी जो कीमत है वो ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसका मतलब ये भी है कि कीमतें महीने में 2 बार के बजाय ज़्यादा तेज़ी से आलमी मार्केट के मुताबिक ऊपर नीचे जा सकती हैं और अभी तो महीने में 4 बार हफ्तावार बुनियाद पर यह तब्दीली होती है। तो हुकूमत के लिए एक और बड़ा मसला पेट्रोलियम लेवी भी है जो अब तकरीबन 80 रुपये फ़ी लीटर के आसपास अभी भी मौजूद है और ये टैक्स हुकूमती इनकम का बहुत ही अहम ज़रिया है और IMF प्रोग्राम के टारगेट से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कीमतें कंपनीज तय करेंगी, लेकिन टैक्स और लेवी की वजह से हुकूमत का असर भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। इस नए निज़ाम में ओगरा का किरदार भी मज़ीद अहम हो जाएगा। ओगरा को ये देखना होगा कि कंपनीज मिली भगत करके गैर ज़रूरी मुनाफा तो नहीं कमा रही, आर्टिफिशियल किल्लत तो पैदा नहीं की जा रही और आवाम से नाजायज़ कीमत तो वसूल नहीं हो रही है। अगर डिजिटल निगरानी के साथ शफाफियत और सख्त रेगुलेशन कामयाब रही तो मार्केट ज़्यादा मौसर बन सकती है, लेकिन अगर यही निगरानी कमज़ोर हुई तो फिर आवाम को मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों के बड़े फ़र्क और अचानक इजाफे का सामना भी सकता है। अब देखना यह कि कितना लंबा प्रोसेस होता है, कब तक इस पर अमल दरामद होता है और फिर रिलीफ आवाम को कब मिल पाता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गर्मी सिर्फ जिस्म नहीं जलाती बल्कि कभी कभी ये मईशत भी जला देती है। सोचिए अगर आपके मोबाइल पर मौसम का दर्जा हरारत 44 या 45 डिग्री लिखा हो, लेकिन जिस्म को ऐसा महसूस हो जैसे 68 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही हो, तो क्या होगा? ये तशवीशनाक सूरत हाल अब हकीकत बन चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई को दोपहर 2 बजे सिब्बी में फील्ड लाइक या हीट इंडेक्स 68.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। जी हाँ, यानी 70 डिग्री के करीब, यानी आग बरसाती हुई गर्मी। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता बल्कि भावल नगर में 56.7 डिग्री, डेरा इस्माइल खान और दादू में तकरीबन 56 डिग्री जैसी शदीद तरीन गर्मी रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, हैदराबाद, सखर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और पेशावर भी खतरनाक हद तक शदीद गर्मी की लपेट में रहे, जबकि निस्बतन ठंडे समझे जाने वाले शहरों यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी नमी की वजह से महसूस होने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री से ऊपर चला गया। अब आखिर ये गर्मी हर साल इतनी खतरनाक से खतरनाक क्यों होती जा रही है? और इसकी सबसे बड़ी वजह ज़ाहिर दुनिया की तेज़ी से तब्दील होती मौसमी सूरत हाल है। दुनिया में कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधन के बेतहाशा इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं जो ज़मीन की हरारत को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। पाकिस्तान में दरख्तों की मुसलसल कटाई, शहरों में बढ़ता हुआ कंक्रीट, कम होते सब्ज इलाके और गाड़ियों और सनतों से निकलने वाला धुआं गर्मी को मज़ीद शदीद बना रहा है। अब ये इस बार सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक महसूस हुई क्योंकि ज़्यादा दर्जा हरारत के साथ हवा में नमी भी गैर मामूली तौर पर ज़्यादा थी और यही नमी जिस्म से पसीना जल्द खुश्क नहीं होने देती, जिसकी वजह से जिस्म खुद को ठंडा ही नहीं कर पाता और 44 या 45 डिग्री का असल दर्जा हरारत भी इंसान को 55-60 बल्कि सिब्बी में फिर 68 डिग्री जैसा महसूस होने लगता है। अब मौसम की इस शिद्दत का असर सिर्फ इंसानी जिस्म और सेहत पर नहीं बल्कि
मईशत पर भी होता है। जब दर्जा हरारत इस हद तक पहुंच जाता है तो सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हर घर में एसी, पंखे और रूम कूलर मुसलसल चलते हैं। फैक्ट्रीज भी ठंडक बरकरार रखने के लिए फिर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि बिजली का पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाता है, फ्यूल ज़्यादा जलता है और अगर सप्लाई कम पड़ जाए तो फिर लोड शेडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी एक हीट वेव सिर्फ मौसम का मसला नहीं रहती बल्कि तवानाई के पूरे निज़ाम पर भी इजाफी बोझ डाल देती है। दूसरा बड़ा असर ज़राअत पर पड़ता है। शदीद गर्मी में फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही पानी की कमी का सामना कर रहा है। अगर यही सूरत हाल लंबी चलती है तो फिर सब्जियों, फलों और कई दीगर फसलों की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है और जब पैदावार कम होगी तो फिर मंडी में सप्लाई कम होगी। जब सप्लाई कम होगी तो फिर कीमतें बढ़ेंगी और जब कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई में इजाफा होगा। यानी आज की शदीद गर्मी चंद हफ्तों के बाद आपकी सब्जी, फल, दूध और तकरीबन हर इस्तेमाल की चीज़ के बिल पर आ सकती है और यह असर इजाफे की सूरत में होगा। अब इन चैलेंजिंग सिचुएशन से निपटा कैसे जाए, स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए, ज़राअत के शोबे को कैसे इससे महफूज किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। आमिर हैत भंडारा साहब प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक क्लाइमेट चेंज हम दो तरह के देख रहे हैं। एक तो वो जो सैलाब आ रहा है, बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, उससे ज़राअत की तबाही हो रही है। दूसरी तरफ ये जो बढ़ती हुई गर्मी, यानी सिब्बी में 70 डिग्री के अराउंड फील लाइक टेम्परेचर पहुंच गया, तो ये किस जानिब जा रहे हैं हम? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। और ये आज के दौर में शायद सबसे अहम मौजू है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। आप देखें, अगर पाकिस्तान के हालात को हम सामने रखें तो आप पिछली सिर्फ डेढ़ दहाई को देखें तो हम मुसलसल इसी तरह के चैलेंजेस के अंदर हैं। हम कंटिन्यूस फ्लड्स भी देख रहे हैं, हम हीट वेव्स भी देख रहे हैं, हम ड्राउट्स भी देख रहे हैं। हम या तो बारिशें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो 2 घंटों में आपके लिए 6 महीने का पानी होता है, या बिल्कुल ही नहीं आती, जो इस साल अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से अभी आपने जिस तरह गुफ्तगू की उसमें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि हम एक जो पाकिस्तान की ज़राअत ख़ास तौर पर है और पाकिस्तान की आबादी, वो पानी, एनर्जी और ख़ुराक के एक नेक्सस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नज़र आता है। अब इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो माइक्रो लेवल से शुरू होकर मैक्रो लेवल के ऊपर जाते हैं। आप देखें, आपका जो ज़रूरी शोबा है वो 22% जो है वो आपके नेशनल जीडीपी में आता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। कोई 37-38% जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर हीट वेव आती है, जिस तरह अभी ये एल नीनो की वजह से हम इस एक फिनोमेना के अंदर हैं जिसके अंदर बारिशें कम हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हमें तारीख में पहली दफ़ा इतने टेम्परेचर जो है वो सेंट्रल पंजाब के अंदर भी नज़र आए और नॉर्दर्न पंजाब के अंदर भी देखें तो वहाँ में भी टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है। यूरोप की मिसाल आपके सामने, तो उसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो इंसानों के बाद आपकी फसलों के ऊपर आता है, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है। अब जब फसलों के ऊपर अब देखें, अभी आपकी जो काश्त हो रही है फसलें, उसमें चावल की फसल है और मकई की फसल है जो इस मौसम में होती है। ये बड़ी अहम फसलें हैं जो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। अगर हीट वेव आती है जो जिसके अंदर हम अभी मौजूद हैं और बारिशें कम होती हैं, तो उसका मैक्रो जो आपकी इकोनॉमी है उसके ऊपर असर इस तरह से पड़ेगा कि आपकी जो बिजली की खपत है और ईंधन का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो ग्राउंड वाटर की पंपिंग है वो बढ़ जाएगी। पानी की हमारे पास पहले ही शॉर्टेज है, जिसका मतलब ये है कि वो जो स्ट्रेस है वो ना सिर्फ आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर पड़ेगा, बल्कि उसका स्ट्रेस क्रॉप के ऊपर भी पड़ेगा। उसकी यील्ड कम हो जाएगी, जो उसकी पॉलिनेशन स्टेज के ऊपर अगर गर्मी आती है। उसके बाद जब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जिस तरह अभी आप देखें गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह कुछ क्रॉप्स के अंदर पहले मौजूद थी, अब उसमें से उसकी प्रोक्योरमेंट से भी बाहर आ गई है, और जो ओपन मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर का जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बाद हमने देखा है जो ईंधन का रेट भी आगे हो सकता है बढ़ जाए, तो उसका भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आना है। और किसान जो है वो ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है उसकी जो पुअर मैकेनिज्म है उसके तहत उस तरह से अपनी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं कर पा रहा, और ऊपर से ये क्लाइमेट का जो हिट है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेगा, न सिर्फ किसान के लिए बल्कि देही आबादियों के लिए, और इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा आपके शहरों में बैठे हुए लोगों के ऊपर, क्योंकि जब खुराक महंगी होगी तो उनकी जो ज़राए आमदनी है वो भी चैलेंज होगी, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो आमिर साहब, ये अब इसको डील किस तरह करें? सैलाब और बारिश को डील करने की अलग स्ट्रेटजी होती है और ये जो हीट वेव है इससे अलग तरीके से डील किया जाता है। यहाँ पर चूंकि पानी की शॉर्टेज है, वहाँ पानी की ज़्यादती हो जाती है, वहाँ उस इवेंट के बाद नुकसान होता है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि पहले से कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये इसमें से ज़्यादा शदीद चैलेंज इस वक्त कौन सा है और इसमें स्ट्रेटजी का फिर क्या फ़र्क होता है डीलिंग के एतबार से? अच्छा, दोनों इस साल हमने देखा है कि दोनों
जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। हमने कोई 2-3 महीने पहले देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हिदायत की गई कि मॉनसून के ऊपर जो है वो प्री प्लान वर्किंग स्टार्ट की जाए कि अगर फ्लड आता है तो उसको किस तरह से निपटना है। अब उसके बाद जो हीट वेव का चैलेंज है उसमें हमने इंसानों के लिए तो देखा है, अगर आप पंजाब के अंदर देखें तो आपको मरियम नवाज के जो हीट वेव्स के कैंप्स हैं वो ज़िलों के अंदर नज़र आते हैं, जिसमें वो लोगों को पानी वगैरह मुहैया कर रहे होते हैं, लेकिन ज़राअत के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए ये अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आई। उसके ऊपर मेरे ख्याल में अभी सबसे ज़्यादा जिस बात पे जोर देने की ज़रूरत है, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो हमें सीड्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें क्रॉपिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और हमें जो अपने थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं, जो हिदायत हैं, वो पता नहीं किस ज़माने से हमारी ज़राअत की चली आ रही हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत होगी आज के दौर में। वो मेरे ख्याल में बहुत अरसे से उसके ऊपर रिसर्च और काम ही नहीं हुआ। वो जो मेरे ख्याल में सन 70 में थी, वो आज भी वही जो रिकमेंडेशंस है वो दी जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली जो काम किया जा सकता है वो क्रॉप की न्यूट्रिशन है। क्रॉप के ऊपर जो कोई अगर हम खादें और पानी के जो वसाइल हैं उनको अगर सस्ता कर सकें तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी ज़राअत के लिए। और सेकेंडली जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है और लाइफ स्टॉक का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उसकी हिदायत होंगी कि वो डेली बेसिस के ऊपर फार्मर्स के साथ, बेही आबादियों के साथ राब्ते में रहें, ताकि जो पानी की यूटिलिटी है या क्रॉप को हीट के स्ट्रेस से बचाना है, उसकी हिदायत जो है वो फार्मर्स तक पहुंचती रहे। क्रॉपिंग विंडो जो है उसको चेंज करने की जरूरत होगी, क्योंकि जिन लोगों ने क्रॉप नहीं काश्त की अभी तक, वो अगर मजीद कोई 5-7 दिन डिले कर सकते हैं तो उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा। और जहाँ पे क्रॉप हो चुकी है, उसकी जो आबपाशी है, इरिगेशन है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत होगी कि फार्मर किस तरह से अपनी बुनियादी जो जरूरियात हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर। और आमिर साहब, इसकी केस स्टडी क्या इस वक्त रिसेंट पास्ट में मौजूद हैं? जैसे यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, 4-5 हज़ार लोग मर गए, वहाँ पर क्या ये नुकसान वो अपना कंट्रोल कर सके ज़राअत से, या दीगर ममालिक दुनिया के जहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह शदीद हीट वेव्स आती हैं या गर्मी पड़ती है, वहाँ वो लोग कैसे अपनी ज़राअत को फिर महफूज रखते हैं? इस तरह की कुछ मिसालें इस वक्त मौजूद हैं अभी रिसेंट पास्ट की? देखिए, R&D के ऊपर तो क्लाइमेट चेंज की तो खैर अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बहुत से लोगों का मानना था, गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज है, लेकिन बहुत से लोगों ने पॉलिसी लेवल के ऊपर उसको इंटरनेशनल मैं सिनेरियो की बात करूँ तो नहीं भी माना। लेकिन बहुत सी जगहों पे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम हुआ है जिसके ऊपर अमल पैरा होकर आगे बढ़ा जा सकता है पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आप देखें, अडॉप्शन और एडेप्टेशन दो मुख्तलिफ चीजें। अडेप्टेशन ये है कि आपके जो मौजूदा हालात के अंदर जो आप बेहतर फैसले कर सकें, वो चाहे 24 घंटों में ही करने पड़े, वो आपको कर लेनी चाहिए और उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म केस स्टडीज के ऊपर पीछे जाएंगे तो शायद हम इमीडिएटली फैसले नहीं कर पाएंगे। और अगर जो 90 दिन की क्रॉप है उसके लिए तो एक एक घंटा बड़ा कीमती होता है, तो उसके लिए हमें फौरी तौर पर फैसले लेने होंगे। और मेरे ख्याल में इस तरह का मटेरियल और इस तरह के फैसले मौजूद हैं जो किसान और जो रिसर्चर्स हैं वो मिलकर ले सकते हैं, जिससे हम अपनी जो हीट स्ट्रेस है उससे ना सिर्फ क्रॉप्स को बचा सकते हैं, बल्कि उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा आपकी मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर और माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर और देहातों और शहरों की आम इंसानों के ऊपर, उसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हैदर भंडार साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इंटरनेशनल गोल्ड और सिल्वर के रेट्स इस वक्त एक साइकिल में घूम रहे हैं। 3-4 दिन हम देखते हैं कि इसमें एक वाज़े कमी हमें नज़र आती है और ऐसा लगता है कि $4,000 की सतह से भी ये रेट्स नीचे चले जाएंगे। लेकिन फिर 3-4 दिन की लगातार कमी के बाद एक बड़ा जंप आता है और फिर वापस एक रिकवरी की सूरत हाल नज़र आती है और $4,100 से ज़्यादा फिर ये रेट्स नज़र आते हैं। अभी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो $4,128 पर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड हो रही है। और इसका मतलब ये है कि आज पाकिस्तान में जो कीमत बढ़ी है गोल्ड की, वो कल शायद मजीद थोड़ी सी बढ़ सकती है, जबकि इससे पहले हमने 4 लगातार दिनों में ये कीमत नीचे जाती हुई देखी है। और फिर सिल्वर की कीमतों के साथ भी ये सेम पैटर्न है। तो अब ये सिलसिला आगे किस जानिब जा सकता है, चूँकि जंग दोबारा शुरू हुई है और अगर ये थोड़ी सी कशीदगी बढ़ती है तो ये गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर क्या असर डालेगी अपना? पहले हमने देखा गुज़िश्ता 4 महीने में कोई ख़ास इसके असरात नहीं मुरतब हुए, तो अब सूरत हाल क्या बनेगी, इंटरनेशनल पाकिस्तान में ट्रेंड क्या रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान टिसोरी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कीमत है वो 4,20,000 से 4,50,000 के दरमियान में ही रह रही है। एक आध दिन थोड़ा ज़रा ज़्यादा कम हो जाती है, 1-2 रोज़ अच्छा जंप मिल जाता है, लेकिन अब ये एक सेफ साइकिल है, इसी के दरमियान ये कीमत रहनी है, या फिर ये दोबारा जंग शुरू हुई है तो कुछ असरात हमें नज़र आएंगे कीमत बढ़ने की सूरत में?
जी, थैंक यू अरबाब फॉर हैविंग मी। देखिए, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं और हमने जो अपना पर्सनल एक ओपिनियन दिया था मार्केट को ऑल ओवर देखते हुए, तो यही चीज़ हमने बताई थी कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में जो है 4000, साढ़े 4, पौने $5000 के दरमियान में ही मार्केट प्ले करेगी। और हमने ये भी कहा था कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का भी एक बड़ा जो है इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे आ सकता है। जो इस वक़्त खत्ते में जो सेटलमेंट हमें दिख रही थी ईरान और अमेरिका की, और उसका जो इम्पैक्ट लोग समझ रहे थे कि ये वॉर जो है सेटल्ड हो गई है, पर हालिया आपने देखा कि 2-4 दिनों से जो है वापस से जो है वॉर में जो है तेज़ी आई है और वहाँ पे जो है झड़पें फिर से शुरू हो गई हैं। और उसका इम्पैक्ट अब लोग समझ रहे हैं कि गोल्ड पे क्या पड़ेगा, क्या गोल्ड नीचे आएगा, क्या ऊपर आएगा। पर मुझे लगता है कि वॉर का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी करंट सिचुएशन पे गोल्ड पे नज़र मुझे नहीं आ रहा। जब तक देखिए गोल्ड डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे अमेरिका में जो सूद की शरह है, जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो उसको बैलेंस रखते हैं और वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड जो है वो इतना कोई जो है वो नीचे की तरफ जो है मुझे नहीं दिख रहा। अगर गोल्ड स्ट्रॉन्ग रहे डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो गोल्ड बढ़ता हुआ मुझे फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। हालिया मार्केट में अब अगर सिचुएशन वर्स की तरफ जाती है, तो फिर हमें लगता है कुछ गोल्ड के अंदर जो है उतार-चढ़ाव जो है मार्केट के अंदर आएगा। सही। अच्छा, ये जब ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से इमरान साहब कीमत बढ़ रही थी आलमी मार्केट में, तो लोगों ने बड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की। 2-2, 3-3 दिन या 1-1 हफ्ते के फ़र्क से लोग इसको ख़रीद और बेच रहे थे। तो अब जिन लोगों ने 5 लाख, सवा 5 लाख या पौने 4 लाख रुपए की महंगी ख़रीदारी की हुई है, अब वो फिर इसके लॉन्ग टर्म में बढ़ने का इंतज़ार करें, कुछ 4-6 महीने में ये कीमत ऊपर जा सकती है, या फिर जब तक कोई नए इंटरेस्ट रेट अनाउंस नहीं होते अमेरिका में और उनमें वाज़ेह कोई कमी नहीं आती, उस वक्त तक फिर ये कीमत स्टेबल ही रहनी है? देखिए, जेपी मॉर्गन ने प्रेडिक्शन की है कि टिल दिसंबर तक गोल्ड को वो बहुत ऊपर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं डॉलर को $6000 जो है वो पर आउंस जो है मार्केट को बहुत ऊपर देख रहे हैं। बट देन अगेन इट ऑल डिपेंड के बीच में क्या सिचुएशन रहती है, ये जो अभी करंटली वॉर किस तरफ जाती है, कितने ममालिक को इसमें इन्वॉल्व करती है। बीच में हालिया मैंने ये भी बताया था कि फोर्ट नॉक्स जो ऑडिट इस वक्त अमेरिका में चल रहा है, जिसमें बताया जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट है, उनका जो वॉल्ट है जिसमें बताया जा रहा है 147.3 मिलियन ट्रॉय आउंस जो है वो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, वहाँ पे उसका ऑडिट होने जा रहा है। अगर वहाँ पे एक ऑडिट पे जितना बताया जा रहा है कि गोल्ड वहाँ मौजूद है, अगर वो उतना ही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पे उतना गोल्ड नहीं है, तो उसका मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि मार्केट पे, कि फिर भी मुझे मार्केट गोल्ड की बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट किस तरीके से गोल्ड की मार्केट पे पड़ता है। तो इमरान साहब, ये ज़ाहिर 2-3 तरह के इस्तेमाल लोगों के गोल्ड के हो गए हैं। कुछ लोग अपने उसको इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब से इसकी कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव आना शुरू हुआ है तो लोग ये इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो अभी गोल्ड एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ये कहा जा सकता है, या फिर ये शॉर्ट टर्म में भी किसी हद तक इसमें ट्रेडिंग मुमकिन है, या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म ही एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है? अब आप देखें, पिछले साल आपने देखा कि मार्केट ने जो है वो दिसंबर 2025 में कुछ 75% का जो है गोल्ड ने ओवरऑल लोगों को प्रॉफिट दिया, जो किसी भी सेक्टर में, किसी भी ट्रेड में इतना प्रॉफिट नहीं था। पर जब से ये साल शुरू हुआ है, जनवरी से अब तक जुलाई में हम बैठे हैं, मार्केट जो है कोई अराउंड 29% जो है गोल्ड नीचे आया है। पर मैं इसको इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं कहूँगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी करेक्शन है। मुझे लगता है कि गोल्ड, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आगे अमेरिका में, बार बार वो किसी वजह से गोल्ड को जो इंटरेस्ट रेट को अपने बरकरार रखे हुए हैं पिछले 2-3 महीनों से, और गोल्ड पे इतनी हालात ख़राब होने के बावजूद गोल्ड ऊपर नहीं जा रहे, तो मुझे मार्केट अभी कोई इतनी ख़ास जो है नीचे की तरफ नहीं दिख रही। $4,000 से $5,000 पर आउंस के दरमियान ही मुझे मार्केट दिख रही है। सही। और ये इंटरेस्ट रेट की कमी या गोल्ड की कीमत में कमी ही सिल्वर की प्राइस पर भी असरअंदाज होती है, चूँकि ये भी हम देख रहे हैं कि $60 के अराउंड आ चुका है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो है गोल्ड और सिल्वर का, मैं समझता हूँ ये डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से ही इसका आपस में कनेक्शन है। और क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, उसकी डिमांड जो है वो हर वक्त रहती है, तो मैं समझता हूँ उसका भी इसी से कनेक्शन है। इतना इम्पैक्ट उस पर भी नहीं आएगा जितना सिल्वर ने देखे नीचे आना था, वो आ चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर चली गई थी। बट वो भी अभी हमने आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता है कि इसी रेट्स में जो है वो मूव करती रहेगी। और ये जो बगैर सोचे समझे लोग ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो सिल्वर बस वो समझ रहे हैं कि एक परसेप्शन है कि आलमी मार्केट में ऊपर जाएगी, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मशवरा, कोई तजवीज़ आपके पास आखिर में मौजूद है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़ाहिर सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो मार्केट को ज़रूर देखता है, चेक करता है, मालूमात लेता है, इन्फॉर्मेशन लेता है। और पिछले आने वाले 5-6 महीनों में आप सही कह रहे हैं, सिल्वर में लोगों ने काफ़ी पैसे भी बनाए पर पैसे गँवाए भी हैं। जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड था, इस वक़्त मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। पर लोग इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या बहुत सारों की एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो रिसेंटली दोबारा से ईरान और इनकी वॉर शुरू हुई है, तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट वापस सिल्वर पे पड़े और मार्केट ऊपर चले जाए। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या सिचुएशन किस तरफ बैठती है, उसका जो भी आएगा इम्पैक्ट वो हम गोल्ड पे देखना चाहेंगे कि क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन। गुफ्तगू आपने सुनी। अब बहुत सारे लोग गोल्ड के अलावा भी बड़ी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में ज़िंदगी का हर शोबा टेक्नोलॉजी की मदद से अब सिर्फ एक क्लिक और एक टैप की दूरी पर है। स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस की मौजूदगी से दुनिया भर की मालूमात हासिल करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी लिहाज से मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी दुनिया भर में मुतारफ हो रहे हैं। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की मिसाल सबके सामने है। इसी तरह मुल्क में भी पिछले 3 साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिटेल इन्वेस्टर्स की तादाद में बड़ा इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह बड़ी मार्केट में तेज़ी के साथ मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी को भी बताया जा रहा है। जून 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5,02,000 से ज़ायद नए इन्वेस्टर्स का इजाफा हो चुका है। सिर्फ अप्रैल 2026 के एक महीने में 24,000 नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिजिटल ऑन बोर्डिंग के जरिए से शामिल हुए हैं। अब हम इस नई नस्ल के इस ट्रेंड को देखते हुए स्टेट बैंक ने इन्वेस्ट पीके नामी एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवा दिया है, जिसके जरिए आम शहरी भी मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल से बराह रास्त सरकारी सिक्योरिटीज़ खरीद सकेंगे। इसी तरह हुकूमत के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स या बड़े इन्वेस्टर्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि इन्वेस्टर पीके नामी प्लेटफॉर्म तकरीबन 82 खरब रुपए की गवर्नमेंट लैंडिंग मार्केट को पहली बार आम सरमायाकारों के लिए खोल रहा है। इसके लिए सिर्फ किसी पार्टनर बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, जबकि कागजी कार्रवाई और ब्रोकर्स पर इन्हिसार भी पहले से बहुत कम हो जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक इन्वेस्ट पीके विजन 2028 और नेशनल फाइनेंस इंक्लूजन स्ट्रेटजी 2024 से 28 का आम हिस्सा है। हुकूमत का टारगेट है कि 2028 तक 75% पाकिस्तानियों को बाज़ाब्ता फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया जाए। इस प्लेटफॉर्म पर सरमायाकार 3 बड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। मार्केट ट्रेजरी बिल्स के साथ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट अजारा शेयर्स यानी कन्वेंशनल और शरिया के मुताबिक इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन दस्तयाब होंगे। इस इन्वेस्टमेंट की ख़ास बात यह है कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद सॉवरेन गारंटियर के तौर पर मौजूद रहेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि जब आम लोग भी हुकूमत को बराह रास्त कर्ज देंगे तो हुकूमत का इन्हिसार कमर्शियल बैंक्स पर कम होगा। इससे बैंक्स के पास प्राइवेट सेक्टर्स के साथ इंडस्ट्रीज़ और कारोबार को कर्ज देने के लिए ज़्यादा वसाइल दस्तियाब हो सकते हैं, जिससे माशी सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है। स्टेट बैंक के मुताबिक कंज्यूमर एक ही प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ बैंक्स के पाक रुपीज़ और IPS अकाउंट्स भी रख सकेंगे। कंज्यूमर्स की रहनुमाई के लिए कॉल सेंटर और ऑनलाइन सपोर्ट भी फराहम की गई है, जबकि अवामी आगाही के लिए मुल्क भर में मीडिया कैंपेन भी शुरू की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक इस मनसूबे की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि कितने लोग इस प्लेटफॉर्म को अपनाते हैं, बैंक कितनी सहूलत फराहम करते हैं और हुकूमती बॉन्ड्स पर मुनाफा दीगर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में कितना पुरकशिश रहता है और कितना ज़्यादा हुकूमत इस मुनाफे के लिए ऑफ़र करती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।